आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 मनी एंड क्रेडिट के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जो मनी है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है। जैसे कि अगर हम कोई भी सामान खरीदते हैं तो हमें उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं। जो मनी है उसका अपनी एवरीडे लाइफ में बहुत ही काम है। अगर हम अपने चारों तरफ देखेंगे तो हमें बहुत सारे ट्रांजैक्शन दिखेंगे जिसमें मनी का यूज होता है। तो हम बिल्कुल उसकी एक लिस्ट बना सकते हैं। बहुत सारे ट्रांजैक्शन में सामान खरीदे जाते हैं या बेचे जाते हैं मनी के यूज से, और कई सारे ट्रांजैक्शन में ऐसा भी होता है कि मनी का ट्रांसफ़र नहीं होता है, लेकिन वहाँ एक प्रॉमिस होता है कि हाँ हाँ भैया आप हमें सामान दे दीजिए, हम आगे चल के आपको पैसा दे देंगे। तो अभी तक हमने देखा कि जो मनी है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह काम कर रहा है। इस टॉपिक पे और हम लोग समझते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड वाई ट्रांजेक्शन आर मेड इन मनी? क्या हमें कभी ऐसा लगा कि मनी ही क्यों ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व रहता है? रीज़न जो है बहुत सिंपल है। अगर कोई पर्सन है उसके पास मनी है तो वह कोई भी चीज़ें आसानी से खरीद सकता है जो वो चाहता है। इस तरह वह पेमेंट भी रिसीव करता है और मनी से चीज़ें भी एक्सचेंज करता है। अब हम एक सिचुएशन देखेंगे, उससे हम लोग ये पता लगेगा कि इम्पोर्टेंस क्या है मनी का एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो हम लोग वो एग्ज़ाम्पल देखते हैं कि एक केस है शू मैन्युफैक्चर का, जो कि शूज़ बेचना चाहता है मार्केट में और वीट खरीदना चाहता है। मतलब कि वो शूज़ बेचना चाहता है और शूज़ बेचकर वीट खरीदना चाहता है। तो शूज़ मैन्युफैक्चर शूज़ एक्सचेंज करेगा और मनी खरीदेगा। अगर इमेजिन करिए कि उसको कितनी कठिनाई होगी अगर जो शूज़ मैन्युफैक्चर है उसको डायरेक्टली एक्सचेंज करना पड़ेगा शूज़ वीट खरीदने के लिए बिना पैसे के यूज़ से। तो उसे ऐसे आदमी के पास जाना होगा जो कि वीट सेल कर रहा हो और शूज़ खरीदना भी चाहता हो। मतलब कि जो दोनों पार्टियां हैं वो एग्री होनी चाहिए सेल और बाई करने के लिए, तभी ये पॉसिबल है। तो यहाँ पे एक मनी का इम्पॉर्टेंट रोल आ जाता है। अगर मनी रहता तो आसानी से वो शूज़ बेचता, पैसे लेता और उसे अब नहीं देखना पड़ता कि कौन वीट बेच रहा है और उसे शूज़ चाहिए। उसे पैसा मिल जाता, वो पैसे से किसी और से ख़रीद लेता। तो पैसा जब आ जाएगा, मतलब अगर पैसा एक मीडियम रहेगा तो आसानी से ये बाई एंड सेलिंग का सिस्टम चलेगा। और ये जो दिस इज नोन एज डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स, मतलब कि ये जो अभी हम लोगों ने केस पढ़ा है, इस केस में ऐसा है कि जो ये कॉबलर है जो शूज़ बेच रहा है और वीट खरीदना चाह रहा है, और कोई ऐसा पर्सन है जो वीट बेचना चाह रहा है और शूज़ खरीदना चाह रहा है। तो दोनों पार्टीज़ एक दूसरे की चीज़ें खरीदनी चाह रही हैं और मतलब एक्सचेंज करना चाह रही हैं। तो इसको कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। अब आगे देखते हैं हम लोग क्या है। लिखा है कि जो एक पर्सन जो बेचना चाहता है वो दूसरा पर्सन खरीदना चाहता है।
हाँ, यही तो हम लोग ने पढ़ा है अभी। इसको हम लोग बार्टर सिस्टम भी कहते हैं, जहाँ गुड्स का डायरेक्टली एक्सचेंज हो जाता है बिना पैसे के यूज से। अब हम लोग आगे देखते हैं क्या है। जो मनी है वो एक इंटरमीडिएट की तरह काम करता है और पर डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट या बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। अब शू मेकर्स को ये नहीं देखना होगा कि कौन शूज़ खरीदना चाहता है और वीट बेचना चाहता है, वो डायरेक्ट मनी की हेल्प से डायरेक्ट खरीद सकता है। यहाँ पर लिखा है इट इज़ नो लॉन्गर नेसेसरी फॉर द शू मैन्युफैक्चरर टू लुक फॉर ए फार्मर हु विल बाई शूज़ एंड एट द सेम टाइम सेल हिम वीट। तो हम लोग ने यहाँ तक समझ लिया। अब नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कि क्या है। यहाँ पे दिया है कि ऑल ही हैज़ टू डू इज़ फाइंड ए बायर। बस उसे यही देखना होगा कि उसके शूज़ का कोई मतलब आके उसके शूज़ को कोई ख़रीद ले। जब उसके शूज़ को कोई ख़रीद लेगा तो उसे पैसे मिल जाएंगे और वो आसानी से वीट खरीद सकता है मार्केट में। तो जो मनी है वो एज एन इंटरमीडिएट काम कर रहा है। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, एज एन इंटरमीडिएट एक्सचेंज प्रोसेस में, इसीलिए इसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज बोला जाता है। इस पूरे इंट्रोडक्शन या फिर मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज में हमने ये पढ़ा है कि विद द हेल्प ऑफ मनी हम चीज़ों को डायरेक्टली खरीद सकते हैं। और पहले ये होता था कि बार्टर सिस्टम चलता था, मतलब किसी चीज़ के बदले कोई और चीज़ लिया जाता था जब मनी नहीं था। लेकिन मनी के इंट्रोडक्शन के बाद अब डायरेक्टली सेलिंग और बाइंग बहुत इजी हो गया है, क्योंकि वो एक इंटरमीडिएट की तरह काम करता है। तो हम लोगों ने समझ लिया कि मनी इज़ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब हम लोग देख लेते हैं ये दो क्वेश्चंस क्या हैं। हाउ डज़ द यूज़ ऑफ मनी मेक इट ईजियर टू एक्सचेंज थिंग। यहाँ पे हम ये बताएंगे कि जो मनी होता है, क्वेश्चन पहले देखते हैं क्या है। क्वेश्चन ये है कि मनी कैसे एक्सचेंज की चीज़ों को आसान बनाता है। तो हमें पहले ये बताना होगा कि बार्टर सिस्टम में क्या होता है, और मनी फिर दूसरे पॉइंट में ये बताएंगे कि जब मनी रहता है तो वह इंटरमीडिएट की तरह काम करता है, जिसकी वजह से चीज़ों को एक्सचेंज करना आसान हो जाता है। और चलिए दूसरे क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। बोला है कि क्या आप कोई ऐसा एग्जाम्पल देख सकते हैं जहाँ पे गुड्स सर्विसेज और वेजेस बीइंग पेड थ्रू बार्टर। तो हमारा आंसर होगा जी नहीं। हम कैसे किसी वेज को बार्टर सिस्टम की तरफ देख लेते हैं। तो चलिए अगले टॉपिक पे देखते हैं, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। हमने देखा है कि जो मनी है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन ट्रांजैक्शन है। जी हाँ, बिल्कुल अभी देखा है हम लोगों ने। बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइन ए वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट वेर यूज्ड एज मनी। मतलब कॉइन के इंट्रोडक्शन से पहले बहुत सारी चीज़ें मनी के तौर पर यूज की जाती थी। बहुत पहले ज़माने में जो इंडिया में ग्रेन्स, कैटल यूज होते थे एज ए फॉर्म ऑफ मनी। उसके बाद यूज़ ऑफ मेटेलिक कॉइन आया, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर कॉइन आया, और जो कि पिछली सेंचुरी में ही ये सब चलता था। अब आया करेंसी, यानी कि जो इस समय चल रहा है करेंसी। तो हम लोग इसे पढ़ते हैं। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी इंक्लूड करेंसी, पेपर नोट एंड कॉइन। हाँ, पेपर नोट होता है या कॉइन होता है। दूसरी चीज़ों की नोट की तरह नहीं, जो मनी एक बार और फिर देख लेते हैं। लाइक द थिंग दैट वेर यूज एज मनी अर्लियर, मॉडर्न करेंसी इज़ नॉट मेड ऑफ प्रीशियस मेटल सच एज गोल्ड। हाँ, इसमें ये लिखा है कि जैसे पहले ज़माने में जो राजा महाराजाओं के ज़माने में जो
करेंसी होती थी वो गोल्ड की बनी होती थी, लेकिन इस ज़माने में वो गोल्ड की नहीं बनी होती है, नॉर्मल कोई मेटल होता है उससे बनी होती है। और ग्रेन और कैटल की तरफ पहले ग्रेन और कैटल का यूज किया जाता था। दे आर नाइदर ऑफ एवरीडे यूज। द मॉडर्न करेंसी इज विदाउट एनी ऑफ इट्स ओन यूज। ये देखिए बड़ा अच्छा सा पॉइंट है कि जो मॉडर्न करेंसी है वो खुद मतलब ये एक्सचेंज के काम को छोड़ दिया जाए तो उसका कोई यूज नहीं है। जैसे कि अभी हम लोग ने पढ़ा था गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर कॉइन, ग्रेन्स एंड कैटल। इसमें ये था कि अगर मान लीजिए हम इसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज के अलावा गोल्ड मेटल से हम लोग कुछ भी बना सकते हैं, ग्रेन से हम लोग फूड रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। लेकिन जो मॉडर्न करेंसी है उसका हम सिर्फ एक्सचेंज में ही यूज़ कर सकते हैं, उसका कोई दूसरा यूज नहीं है। तो इसी को बोला है कि द मॉडर्न करेंसी इज़ विदाउट एनी यूज़ ऑफ इट्स ओन। तो आई होप कि आप लोग को अभी तक समझ में आ गया होगा। देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। अब जो मनी है वो अपने खुद का यूज़ का नहीं है, तो इसे ही क्यों मीडियम ऑफ एक्सचेंज माना गया? इसे ही इसलिए मीडियम ऑफ एक्सचेंज माना गया कि जो करेंसी है वो गवर्नमेंट के द्वारा ऑथोराइज्ड है। मतलब गवर्नमेंट ऑथोराइज करती है कि ये जो करेंसी है वही मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह काम करेगी। अब आगे देखते हैं क्या है। भारत में जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे काम करता है। इंडियन लॉ के हिसाब से नो अदर इंडिविजुअल, मतलब कोई इंडिविजुअल नहीं और ऑर्गेनाइजेशन इज़ अलाउड टू इशू मनी। मतलब इंडियन गवर्नमेंट या फिर इंडियन लॉ के हिसाब से आरबीआई या फिर रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के अलावा कोई भी इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन को ये राइट नहीं है कि वो अपनी करेंसी डेवलप करे। मोर ओवर द लॉ legalize the use of rupee as a medium of payment that cannot be refused in settling terms। और ये भी लॉ है कि भारत में पैसा यानी रूपी चलता है ना, तो रूपी मीडियम ऑफ पेमेंट है जिसको कोई भी भारत का जो ट्रांजैक्शन होगा वो रिफ्यूज़ नहीं कर सकता है। इसलिए जो मनी है वो वाइडली एक्सेप्टेड है मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह। आई होप आप लोग को अभी तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगला पॉइंट पढ़ते हैं, डिपॉजिट्स विथ बैंक। बैंक्स में क्या डिपॉजिट होता है, कैसे क्या होता है उसको देखते हैं। द अदर फॉर्म इन विच पीपुल होल्ड मनी इज़ ऑन डिपॉजिट विथ बैंक। दूसरी तरह पीपुल इस तरह पैसा रखते हैं कि उनका बैंक में डिपॉजिट होता है। उसी समय पीपुल को कभी कभी करेंसी की ज़रूरत पड़ती है डे टू डे लाइफ में। मान लीजिए कि वर्कर्स जिन्हें सैलरी मिलती है महीने के अंत में, उनके पास एक्स्ट्रा कैश है अगले मंथ की स्टार्टिंग में, तो वो पीपुल अपने एक्स्ट्रा कैश का क्या करेंगे? कहाँ चला गया? हाँ, व्हाट पीपुल डू विथ देयर एक्स्ट्रा कैश। भैया पैसे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो डिपॉजिट भी करना चाहेंगे एक बैंक अकाउंट खोल के अपने नाम से, ताकि अपने फैमिली के लिए, अपने लिए कुछ सेविंग्स बचाएं। तो जो बैंक होगा वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगा और वो अमाउंट भी पे करेगा, मतलब उस अमाउंट पे इंटरेस्ट भी देगा। इस तरीके से जो पीपुल हैं वो अपने पैसे को सेव कर सकते हैं बैंक की मदद से और एक अच्छा खासा इंटरेस्ट जनरेट कर सकते हैं। और पीपुल आल्सो हैव द प्रोविज़न टू विथड्रॉ द मनी। मतलब कि लोगों को ये अधिकार है कि वो अपने पैसे बैंक से वापस भी ले सकते हैं, वो भी अपनी इच्छा अनुसार कि जब वो चाहें तब ले सकते हैं। जो डिपॉजिट होता है बैंक का, हाँ यही बोल रहा है कि वो कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड।
मतलब वो अपनी डिमांड के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से जब उन्हें पैसे की आवश्यकता हो तो पैसे निकाल सकते हैं। तो दिस डिपॉजिट्स आर कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट। मतलब ऐसे डिपॉजिट्स जिन्हें हम अपनी आवश्यकता पड़ने पे बैंक से वापस ले लें उसे डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। हम चलिए आगे देखते हैं अगले पेज पे क्या दिया हुआ है। डिमांड डिपॉजिट ऑफर अनदर इंटरेस्टिंग फैसिलिटी। डिमांड डिपॉजिट जो होता है वो एक और मतलब अच्छा काम करता है कि इट इज़ दिस फैसिलिटी विच लेंड्स इज द इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मनी दैट ऑफ ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मतलब ये भी जो होता है वो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह काम करता है। अब आगे दिया हो कि हमने सुना होगा कि चेक दिए जाते हैं बिना कैश के। मान लीजिए अगर किसी को पैसे देने हो तो आप चेक भी दे सकते हैं। अब चेक देने का फ़ायदा ये है कि भैया अगर आपको ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में पैसे देने हैं, किसी को 4 लाख 10 लाख देने हैं, तो आप डायरेक्टली देंगे तो वो सिक्योर नहीं रहेगा। आज इस समय रॉबरी और आप लोग को पता ही होगा बहुत ख़राब चीज़ें हो रही हैं। तो अगर मान लीजिए कोई चेक दे देता है तो चेक लेके कोई दूसरा आदमी क्या करेगा, उस पर जिसका नाम लिखा रहता है उसी को मिलता है, तो वो दूसरा आदमी नहीं ले सकता। तो जो चेक है वो सिक्योर है, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई ले भी लेता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या लिखा है आगे देखते हैं। फॉर पेमेंट थ्रू चेक द पेयर हु हैज़ अकाउंट विद द बैंक मेक्स आउट ए चेक फॉर ए स्पेसिफिक अमाउंट। मतलब जिस किसी का भी बैंक अकाउंट है वो एक चेक बना सकता है। अब देखते हैं चेक क्या होता है। 1 नंबर में कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है। ए चेक इज़ ए पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे ए स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द पर्सन अकाउंट टू द पर्सन अकाउंट इन द हुज नेम इज इशूड। मतलब चेक जो होता है वो एक पेपर होता है, वो बैंक को ये बताता है कि भैया आप मेरे पैसे, इतने पैसे इस आदमी को मेरे अकाउंट से दे दीजिए। चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। ये कुछ एग्जांपल दिया हुआ है चेक पेमेंट वगैरह। तो ये है कि नेम लिखा है, पैसा 57,000 ओनली लिखा है और यहाँ पे उसका साइन है। ये चेक नंबर, कोडिंग, ये सब दिया हुआ है। तो इन सब को हम लोग एक बार देख लेते हैं। यही एक चेक होता है। चलिए आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। Thus we see हाँ, अब डिमांड डिपॉजिट के बारे में ये दिया हुआ है कि वो एक मनी का एक इसेंशियल फीचर है। हाँ, डिमांड डिपॉजिट कि आप कभी भी पैसे को बैंक में जमा कर सकते हैं, जब आप चाहें तो निकाल सकते हैं। और जो चेक की फैसिलिटी है वो पैसे को डायरेक्टली पेमेंट करने में हेल्प करती है। कैश अभी मैंने आपको बताया कि कैश डायरेक्टली ह्यूज अमाउंट में हो तो देने में क्यों दिक्कत होती है। अब देखिए क्या दिया है डिमांड डिपॉजिट के बारे में। सिंस डिमांड डिपॉजिट आर एक्सेप्टेड वाइडली एज ए मेड ऑफ पेमेंट अलॉन्ग विथ करेंसी दे कॉन्स्टिट्यूट मनी इन द मॉडर्न इकॉनमी। मतलब कि जो मॉडर्न अर्थव्यवस्था या फिर मॉडर्न जहाँ से पैसा का ज़्यादा लेन देन होता है वहाँ डिमांड डिपॉजिट ही होता है कि कोई बैंक से पैसे निकाल रहा है या फिर चेक का यूज हो रहा है। तो नॉर्मल डे लाइफ में यही सब होता है। यू मस्ट आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है कि आपने यहाँ देखा कि जो बैंक है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, लेकिन बैंक के लिए कोई डिमांड डिपॉजिट और कोई पेमेंट और कोई चेक कोई नहीं होता है। मतलब क्या है इसका, एक बार हम लोग समझ लेते हैं। बट फॉर द बैंक्स देयर वुड बी नो डिमांड डिपॉजिट एंड नो पेमेंट बाय चेक्स अगेंस्ट दिस डिपॉजिट। मतलब बैंक कोई चेक वगैरह नहीं देता है, वो जो इस पर्सन को देना होता है वो देता है।
जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है वो करेंसी एंड डिपॉजिट है आर क्लोजली लिंक टू द वर्किंग सिस्टम ऑफ मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम। मतलब जो डिपॉजिट मनी और ये हम लोगों ने अभी जो पढ़ा है, हम लोगों ने पढ़ा है कि डिमांड डिपॉजिट के बारे में, उन सब का ही काम बैंकों में ज़्यादा होता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। अब ये क्वेश्चन है 2, इसको हम लोग देख लेते हैं। एक सलीम है जिसे 20,000 रुपये विड्रॉ करने हैं कैश फॉर मेकिंग पेमेंट, हाउ वुड ही राइट चेक टू विड्रॉ द मनी। तो वो सेल्फ अपने नाम का चेक लिख सकता है, उसे अगर खुद के लिए पैसे चाहिए या फिर अगर किसी को उसे देना है तो वो उसका नाम लिख सकता है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब ट्रांजैक्शन के बाद सलीम और प्रेम में सलीम बैलेंस इन हिज बैंक अकाउंट इंक्रीजेज एंड प्रेम्स बैलेंस इंक्रीजेज। सलीम बैलेंस इन हिज बैंक अकाउंट डिक्रीजेज एंड प्रेम बैलेंस इंक्रीज। ये 3 केस दिए, उसमें क्या होगा, सलीम जो है वो पैसे निकाल रहा है और प्रेम को दे रहा है, तो जाहिर सी बात है कि सलीम का पैसा घटेगा और प्रेम का पैसा इंक्रीज होगा। तो जाहिर सी बात है कि दूसरा क्वेश्चन सही है। वाई आर डिमांड डिपॉजिट कंसिडर्ड एज मनी। जो डिमांड डिपॉजिट होते हैं उसे मनी कैसे कंसिडर किया जाता है। डिमांड डिपॉजिट में हम लोग चेक देते हैं, जो चेक होता है वो एज ए मनी काम ही करता है, क्योंकि जो पर्सन होते हैं, कोई भी पर्सन होता है तो वो चेक की हेल्प से बैंक से पैसे ले लेता है। तो हम लोग ये लोन एक्टिविटी ऑफ बैंक अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसे रिवाइज़ करिए।